पाकिस्तान में हमारी न्यूज़ में एक दो बिलियन के लिए महीनों से हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, हमारे जो पीएम हैं, वो IMF वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। बहुत 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 टाइम बाद आप मुझे देख रहे होंगे और थोड़ा सा हैरान भी हो रहे होंगे, बहुत सारे सवालात भी होंगे आप लोगों के जहन में। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल है इंडियन फॉरेन रिजर्व क्रॉस $600 बिलियन, कैन वी रीच $1 ट्रिलियन सून। कमाल। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $600 बिलियन को पार कर चुके हैं। दिस इज ह्यूमंगस। इस टॉपिक को इंडियन मीडिया तो खैर ऑब्वियसली कवर करेगा ही, उसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया, यूएस मीडिया, दुनिया भर में इस बात को नोटिस किया जा रहा है कि एक ऐसे टाइम में जब हम ग्लोबल स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में कंट्रीज के विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहे हैं, इंडिया के विदेशी मुद्रा भंडार सडनली राइज किए हैं। और ये राइज का जो रीजन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के, यहाँ पर हुआ क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में इंडिया ने INS किरपान शिप किस कंट्री को गिफ्ट कर दी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम। इस टॉपिक पर मैंने आज से कुछ हफ्ते पहले वीडियो भी बनाई थी, समझाया था आपको कि ये कौन सा देश होगा। तो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि दुनिया भर के देशों के विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त कहाँ पे हैं और इन कंट्रीज़ का स्टेटस क्या है, मतलब कि कितना इनके पास गोल्ड है, कितनी करेंसीज है इनके पास। नंबर 1 पे ऑब्वियसली चाइना है। इनका विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादातर बना है $, से $3 ट्रिलियन से ऊपर का विदेशी मुद्रा भंडार। नंबर 2 पे जापान आपको मिलेगा, फिर स्विट्ज़रलैंड है, करीब $900 बिलियन का इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और फिर आता है इंडिया। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $609 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। और मैं यहाँ पे हाईलाइट ये करना चाहूँगा कि जुलाई 2020 में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार एक बार को गिर कर $525 बिलियन तक पहुंच गए थे। ये पेंडेमिक का टाइम था, देश की करेंसी को डेप्रिसिएशन से बचाना था, कई और खर्चे थे, तो इसलिए उस वक्त विदेशी मुद्रा भंडार हमारा काफ़ी गिर गया था। मैंने इससे पहले वीडियोस में भी आपको बताया था कि इंडिया को काफ़ी सारी पेमेंट्स भी करनी है अपने डेट की, तो उसकी वजह से भी जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है ये $550 बिलियन या फिर उसके कम रहेगा। बट रिसेंटली कुछ ऐसी एक के बाद एक डेवलपमेंट्स हुई है जिसकी वजह से हमने एक सडन राइज किया है, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। इंडिया के विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहे हैं और समीकरण अगर हमारे फेवर में रहे, कुछ चीज़ें जो इंडिया चाहता है अगर आने वाले 3-4 सालों में अगर हो गई प्रॉपरली, तो मैं आपको बता दूं हम आराम से स्विट्ज़रलैंड को बीट करके नंबर 3 स्पॉट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये लिस्ट कितनी अजीब है, कितनी अजीब लिस्ट है जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है। वेल देखो, यहाँ पे आपको एक बहुत ही बेसिक बात समझनी होगी। फॉरेक्स रिजर्व हर कंट्री के होते हैं, मगर हर कंट्री ना अलग तरीके से अपने फॉरेक्स रिजर्व को बिल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल USA जो खुद ही डॉलर छापता है, वो अपने डॉलर स्टोर करके क्या करेगा, तो ये लोग फोकस करते हैं गोल्ड पर। आप देखो US, जर्मनी, इटली, इन कंट्रीज़ की नीति ये है, विदेशी मुद्रा को हम अपने फॉरेक्स रिजर्व से थोड़ा सा दूर रखेंगे, मेन फोकस होगा हमारा गोल्ड पर। गोल्ड को हमारा सेंट्रल बैंक स्टोर करके रखेगा। चाइना, इंडिया की स्ट्रैटेजी कुछ और है। हम लोग गोल्ड को कम रखते हैं। हमारा जो टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है, मतलब फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें आप देखोगे तो सिर्फ 7% के आसपास गोल्ड मिलेगा। चाइना के केस में 3% के आसपास गोल्ड मिलेगा। बाकी सब या तो दूसरे कंट्रीज का कर्जा है या फिर उनकी करेंसी है। और दुनिया भर में कई इकोनॉमिस्ट हैं इसके बारे में आर्ग्यू कर चुके हैं कि जी फॉरेक्स रिजर्व्स में होना क्या चाहिए, क्या विदेशी मुद्रा ज़्यादा होनी चाहिए, गोल्ड ज़्यादा होना चाहिए। इसको लेकर दुनिया भर में डिबेट है। मगर भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार बड़े हैं ना, जो एक बहुत अच्छी बात है, इसके रीजंस बहुत ही यूनिक और बहुत पॉजिटिव है। एक तो रीज़न ये देखा गया है कि जब दुनिया भर में एक टाइम में ना ग्लोबल स्लोडाउन की बात चल रही है,
स्टॉक मार्केट से इतने रिटर्न्स मिल नहीं रहे। इंडिया की स्टॉक मार्केट लगातार आउट परफॉर्म कर रही है और उसके अलावा बहुत सारी और इन्वेस्टमेंट्स आ रही है हमारे देश में। तो अगेन आप इमेजिन करके देखिए, एक अमीर आदमी, लेट्स से इलॉन मस्क है, ठीक है, सिंप्लीफाई करके कह रहा हूँ, इलॉन मस्क को $10 बिलियन का निवेश करना है भारत में। नाउ ऑब्वियसली जब वो भारत में आएगा तब उसको रुपीस चाहिए होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कंपनीज को वो डॉलर्स में पेमेंट करेगा, उसको रुपीस में पेमेंट करनी होगी। तो पहले तो वो $10 बिलियन जो लेके आया है उसको वो कन्वर्ट करेगा रुपीस में। उसके लिए वो मोस्ट प्रोबेबली जाएगा सेंट्रल बैंक के पास और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इलॉन मस्क को रुपीस दे देगा और उसके बदले में सेंट्रल बैंक के पास $10 बिलियन की यूएस करेंसी आ जाएगी। तो पिछले कुछ महीनों में हुआ यही है, भारत में निवेश इतना आ रहा है ना कि आराम से हमको बहुत सारे डॉलर्स मिल रहे हैं ना। दूसरा रीज़न बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा रीज़न कई एक्सपर्ट्स ने यह कहा है, ये है कि आरबीआई नहीं चाहता कि रुपी बहुत ज़रा स्ट्रांग हो जाए। रुपी की डिमांड आज के समय इन्वेस्टमेंट्स की वजह से इतनी है कि रुपी को अगर आरबीआई खुला छोड़ देना आराम से 78-79 के आसपास पहुंच जाएगा। मगर रुपी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया ना तो हमारे एक्सपोर्ट्स को झटका लगेगा अचानक से। जो देश हमसे चीज़ें परचेज़ करते हैं ना वो कहेंगे अरे हमारी करेंसी तो वही रह गई, रुपी स्ट्रांग हो गया, चलो कहीं और से देखते हैं परचेज़ करने का। तो अभी के लिए ना, सिंस इंडिया के कई एक्सपोर्ट्स में मोनोपोली नहीं है, हमें अपनी करेंसी को थोड़ा सा कमज़ोर भी रखना पड़ेगा। हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि रुपी बहुत ज़रा स्ट्रांग ना हो जाए। क्योंकि अभी भी मैं आपको बता दूं, इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैं ना, इस ग्लोबल स्लोडाउन में भी ये 56% बड़े हैं। और उसके अलावा यूएई समेत कई कंट्रीज़ में इंडिया के एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी नीड ये है कि रुपी एक लेवल पर रहे, बहुत कमज़ोर ना हो जाए, वो भी ख़राब है। मगर अचानक से ये स्ट्रॉन्ग हो गया ना, उससे भी झटका लगेगा। तो आरबीआई, मैं आपको बता दूं, आरबीआई के पास आज के समय ऑप्शंस हैं। कल को रुपी स्ट्रॉन्ग करना हो ना, आराम से आरबीआई रुपी को स्ट्रॉन्ग भी कर पाएगा ना। ये मैंने आपको बता दिया दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न ये है कि इंडिया ने ना यूएसए के बहुत सारे बॉन्ड्स परचेज कर लिए हैं। रिसेंटली आपको याद होगा यूएसए में जो डेट सीलिंग है, कर्जे की जो सीमा थी इनकी, ये लिमिट तक पहुंच गई थी। फिर बाइडन ने एक डील साइन करवाई, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स ने एग्री किया कि ठीक है, हम अलाउ करेंगे कि अमेरिकी सरकार और ज़्यादा कर्जा ओढ़ ले दुनिया भर से। तो फिर यूएसए के जो बॉन्ड्स हैं मार्केट में आ गए और कुछ बॉन्ड्स इंडिया ने भी परचेज किए हैं। मतलब ये है कि हर साल यूएसए 2-3% जो यील्ड है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पे करता रहेगा। तो इस वजह से भी ना हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बड़े हैं। क्योंकि आप आरबीआई की वेबसाइट में देखोगे तो फॉरेक्स रिजर्व में आपको फॉरेन करेंसी एसेट मिलेंगे। इसमें डॉलर्स होते हैं और बॉन्ड्स भी होते हैं, उसके अलावा गोल्ड है, फिर ऑफ कोर्स थोड़े बहुत स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी हैं आईएमएफ के। इस सब से मिलके बनता है भारत का फॉरेक्स रिजर्व। तो अब जिस स्थिति पे हम आ गए हैं ना, सरकार कंफर्टेबली ये कह सकती है, रिसेंटली हमने देखा भारत के यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने ये बात कही भी है कि इंडिया के विदेशी मुद्रा भंडार अब इतने हैं कि हम कंफर्टेबल हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आने वाले 5 से लेकर 6 साल में। आराम से कोई आपदा आती है, फिर से पेंडेमिक आता है, कुछ भी आता है, हम आराम से उसको झेल सकते हैं। और अब फोकस हमारा ये है कि जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, साइन करने वाले हैं, उनसे हमें सरप्लस जनरेट करना होगा। आपको पता होगा कि इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है इन सब कंट्रीज़ के साथ, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, थाईलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, यूएई। ऑफ कोर्स मैं इसमें जो मल्टीलैटरल एफटीए हैं उनको काउंट नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक साइन कर रखा है आसियान के साथ, उसको मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा। तो नीड ये है कि इन सब कंट्रीज़ के साथ ट्रेड हमारा बढ़े और इन्हें हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा सरप्लस जनरेट करें। और एक बार देखिए, भारत के कई एक्सपोर्ट्स में मोनोपोली आ गई कि कई कंट्रीज़ डिपेंडेंट हो गए कि जी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेनी है इंडिया से ही लेनी है, स्टील लेना है इंडिया से ही लेना है। तब आरबीआई आराम से रुपी को भी छोड़ देगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात याद रखिएगा, रुपी विल बिकम स्ट्रॉन्गर इन द लॉन्ग रन। रुपी बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा इन डिमांड करेंसी है। जो इसकी वैल्यूएशन है ये इन द फ्यूचर स्ट्रॉन्ग ही होने वाली है। नाउ फाइनली वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली इंडिया ने आईएनएस किरपान किस कंट्री को सौंपा है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, वियतनाम। ये एक गिफ्ट है फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम। और चाइना के सरकारी मीडिया ने भी रिसेंटली इस इशू को लेकर काफ़ी रिएक्शन दिया था। जी जनाब, ये थे हमारे प्रशांत धवन जी। और रिएक्शन ना देने के बावजूद भी बहुत सारी वीडियोज़ इनकी देखता रहा हूँ, संदीप महेश्वरी की देखता रहा हूँ, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। अच्छा, इस वीडियो में भी मतलब मैं तो सबसे पहले तो हम अपने यहाँ की न्यूज़ ज़्यादातर देखते हैं, तो मैं तो सबसे पहले तो इस बात पे हैरान हूँ कि
600 बिलियन डॉलर हम लोग पाकिस्तान में हमारी न्यूज़ में एक दो बिलियन के लिए महीनों से हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, हमारे जो पीएम हैं, वो IMF, वर्ल्ड बैंक और कई कंट्रीज़ के धक्के खा रहे हैं। अब जाके कोई उन्हें एक बेल का आसरा हुआ है, कुछ लोन मिल रहा है या मिला है। 1-2 बिलियन के लिए, मतलब यूँ समझ ले कि पूरे पाकिस्तान की नज़र उस लोन के ऊपर है कि कहीं से हमें 1-2 बिलियन, 3 बिलियन, 1-2 बिलियन मिल जाए डॉलर। इंडिया के पास इस वक्त फॉरेन रिज़र्व 600 बिलियन डॉलर और बहुत जल्द 1 ट्रिलियन भी होने वाला है। चाइना 3 ट्रिलियन पे है। तो मतलब कहते हैं ना कि यार इंडिया हमसे 100 गुना आगे है। अब आप बताएं कि हमसे इंडिया 100 गुना आगे या 600 गुना आगे, मतलब बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं समझता हूँ कि शायद हमें पता भी नहीं है कि हम कितना पीछे रह गए हैं। मतलब इतना पीछे रह गए हैं कि शायद हम सोच भी नहीं सकते थे और हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं। बाकायदा एक और ख़ुशी की खबर कि इंडियन रुपीज़ की भी अपनी एक वैल्यू बढ़ती जा रही है। काफ़ी वीडियोस हमने देखी थी जिसमें हमें ये पता चला था कि इंडियन रुपीज़ में बाकायदा कई कंट्रीज़ ट्रेड करने लगे हैं, करने वाले हैं, कर रहे हैं। काफ़ी कंट्रीज़ ने इंडियन रुपीज़ पे भरोसा किया कि भाई हम इंडियन करेंसी में ट्रेड करने को तैयार हैं डॉलर को छोड़ के। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक रिलायबल करेंसी है, एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है इंडियन करेंसी। उसे भी रुपी कहा जाता है, हमारे यहाँ भी रुपी कहा जाता है। हमारे यहाँ रुपी डॉलर के मुकाबले में 300 से भी क्रॉस कर गया था, फिर 300 से थोड़ा नीचे आया। इसी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग क्राइसिस में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुदकुशी की वीडियोस वगैरह लोगों के सामने आती है, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कि मुल्क के हालात, मुल्क बहुत पीछे से पीछे जाता जा रहा है। जॉब्स वगैरह लोगों के पास नहीं है, खाने पीने को नहीं है। अगर किसी के पास जॉब्स है भी सही तो उसकी इनकम इतनी है कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है और अफसोस होता है, दुख होता है। लेकिन खुशी हुई 600 बिलियन डॉलर, और ये मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है, एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हम 1-2 बिलियन, अच्छा हमारे फॉरेन रिज़र्व की भी यही हालत थी, 3-4 बिलियन डॉलर नहीं, 6-7 बिलियन डॉलर रह गए हैं, 8 बिलियन डॉलर रह गए हैं, बहुत कम हो रहे हैं। एक हफ़्ते के फॉरेन रिज़र्व हमारे पास रह गए हैं, उसके बाद हमारे पास फॉरेन रिज़र्व ख़त्म हो जाएंगे, हमारा मुल्क ये हो जाएगा, हमारा मुल्क वो हो जाएगा। इतनी बुरी कंडीशन। और अच्छा ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन उन हालात में कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पीछे आ रही हो, पूरी दुनिया एक सरवाइव वाले हालात में गुजार रही हो, यानी कि बहुत बड़े बड़े अच्छे डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो ग्रोथ पे नहीं थे, वो अपनी ग्रोथ को बरकरार रखने में भी नाकाम हो रहे थे। उन हालात में, उस कंडीशन में अगर इंडिया की फॉरेन रिज़र्व बढ़ता है और मतलब इंडिया के फॉरेन रिज़र्व 600 बिलियन डॉलर से ऊपर चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत बेहतरीन पॉलिसीज़, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोदी जी की गवर्नमेंट इंडिया को लेके इस वक्त चल रही है। इसी वजह से उन पॉलिसीज़ का नतीजा अब निकल रहा है, नज़र आ रहा है, दुनिया देख रही है। और पूरी दुनिया, अब पिछले दिनों मैंने सुना था राइस के हवाले से एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी थी। अब आप सोचें कि हम ये सोचेंगे कि शायद एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाना तो बड़ी एक बेवकूफ़ी वाली बात है, एक्सपोर्ट से तो मुल्क को फ़ायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाना भी ज़रूरी होती है, बेचने पे भी पाबंदी लगाना ज़रूरी होती है कि अपने अवाम का, अपने लोगों के लिए अनाज ख़त्म ना हो जाए, कम ना पड़ जाए। फिर बाद में मुझे अपना याद है कि हम गंदम बेचने के बाद फिर ख़रीदते थे। मतलब हम ऐसे गधे हैं, ऐसे घोड़े हैं कि हम इतने बेवकूफ़ कौम हैं कि हम अपने मुल्क में उगाई हुई गंदम बेचते हैं, फिर बाद में उसी को ख़रीदते हैं। तो इससे बड़ी बात और मैं क्या कहूँ, इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात और मैं क्या कहूँ कि यहाँ पर कोई पॉलिसी, कोई सिस्टम, कोई एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को लेके चलना, कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहुत बड़ी ख़बर अपने आप में, और ये पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत 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 ही नसीहत आमेज़ वीडियो है कि अब भी हमें सोचना चाहिए कि आखिर हम पीछे क्यों रह गए। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।